हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारी एक नई क्लासेज में स्वागत है। तो कल हमने देखा था कि हमने क्वेश्चनों से रिलेटेड हमने कुछ पीडीएफ डाली थी, तो वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज फिर से हमारे जो नया टॉपिक है यांत्रिकी, जिसे हम गति का जो टॉपिक गति वाला जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमने आज कुछ क्वेश्चन डाले हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो वॉट होती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। चूँकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पास संवेग और गतिज ऊर्जा में जो रिलेशन होता है वो P बराबर √2m इंटू गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर इनका जो द्रव्यमान है वो हमें समान दिया हुआ है तथा जो ऊर्जाओं का अनुपात है वो 4:9 दिया गया है। तो यहाँ से द्रव्यमान सेम है, तो द्रव्यमान तो इनके कैंसिल हो जाएंगे तथा अंडर रूट में 2 है वो भी इसमें कैंसिल हो जाएगा समान समान के रूप में, तथा जो √4/√9 आएगा। तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2:3। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो यह वाला जो क्वेश्चन है यह स्थिरता का जो हमारा जड़त्व का जो नियम होता है या गति का जो प्रथम नियम होता है, न्यूटन द्वारा गति का प्रथम नियम दिया गया था, उसके अनुसार ही कि एक व्यक्ति जब ट्रेन में बैठा हुआ है और स्थिर अवस्था में है, तो यदि उसको हम गतिशील अवस्था में लाएंगे तो बल की हमें आवश्यकता होगी। तो यह स्थिरता का जड़त्व के नियम के अनुसार ऐसा होता है। स्थिरता के जड़त्व के नियम के अनुसार यह वस्तुओं का एक गुण होता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह वस्तु हमेशा ही गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो गति का जो प्रथम नियम होता है, इसमें क्या होता है कि हम गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाने के लिए जो बल कार्य करता है उसे ही हम बल कहते हैं, या कोई कारक जो कार्य करता है गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाने के लिए, तो वह बल कहलाता है। और जो स्थिरता का ये जड़त्व का नियम है, इससे बल की परिभाषा को भी प्रदर्शित करता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो हमारे पास जो इसका सही सूत्र होता है वो A बराबर V - U/T। इसका जो सेपरेट फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है V बराबर U + AT होता है। इसे संशोधित करके त्वरण के रूप में लिखा गया है। इसे हम गति का प्रथम समीकरण भी कहते हैं। तो ये त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र होता है वो A बराबर V - U/T होता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम, उसके सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जब रॉकेट को हम उड़ाते हैं तो रॉकेट द्वारा पृथ्वी पर बल लगाया जाता है तथा पृथ्वी रॉकेट पर बल लगाती है। तो यह एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जो रॉकेट है वो न्यूटन के तृतीय नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। तो जब हम पत्थर को ठोकर मारते हैं तो हमें घर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमें क्या होती है, ठोकर मारने पर चोट लगती है। तो ये किसके कारण होता है, प्रतिक्रिया का
जिसे हम गति का तृतीय नियम भी कहते हैं। तो प्रतिक्रिया के कारण ही हमें पत्थर को ठोकर मारने पर चोट लगती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच अचल स्थिति पर रहता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब हम कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और उसको h ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो यदि हम कोई वस्तु को ऊपर से गिरा रहे हैं तो उसके भार में कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होगी, अपरिवर्तित उसका द्रव्यमान रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि पलायन वेग क्या होता है। तो वह न्यूनतम वेग जिससे यदि हम किसी वस्तु को फेंके तो वह वापस वायुमंडल में नहीं आ पाती है, इसे पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। और जो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराते हैं तो कौन सी पहले आएगी। तो इसमें ये आंसर जो दिया हुआ है तो इसमें क्या होता है कि दोनों ही जो है वो एक साथ गिरेगी। यहाँ पर इसमें दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। तो जो हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार है तो दोनों ही गेंद समान समय के साथ नीचे आएगी। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो वर्षा की गोलाकार आकृति की बूंद का कारण है कि पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें गोल दिखाई देती है। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आता है। तो जहाज जब सागर में उतरता है तो जो जहाज का आगे वाला जो सिरा है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। तो घड़ी की स्प्रिंग में जो भंडारित जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती हैं। इसी प्रकार हम अगले जैसे खिलौने की चाबी भरने में स्थितिज ऊर्जा होती है और जब जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। और धनुष का जो चाप होता है उसमें भी क्या होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। जो स्थिति के परिवर्तन के कारण होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बल गुणनफल है। तो चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो बल का जो फॉर्मूला होता है वो F बराबर m है, जिसे गति के द्वितीय नियम के अनुसार आता है। गति का जो द्वितीय नियम है यह संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो जो बल है जो गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का यह गुणनफल होता है F बराबर m है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, घटेगी। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। तो जो पानी का जो स्तर रहेगा वो उतना ही रहेगा, क्योंकि जब हम गिलास में पानी का बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो जितनी जगह वो पानी में घेर रहा है तो वो पिघलने के बाद ही उतनी ही जगह घेरेगा। तो जो पानी का स्तर है
वो क्या रहेगा, उतना ही रहेगा जो कि टुकड़ा, बर्फ़ का टुकड़ा डालने पर पहले था, उतना ही वह बाद में रहेगा। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो इसमें देखिए जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। जब पानी आएगा और जब बाल्टी में भरेगा तो वह ऊपर से क्या होता जाएगा, भारी होता जाएगा। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हो तो इसका जल में भार क्या होगा। तो इसमें जो गुब्बारा दिया हुआ है उसका भार हमें भारहीन दिया हुआ है, उसमें कोई भार नहीं है। जब उसमें 200 ग्राम जल भरेंगे तो उसका जो जल के स्तर पर जो भार रहेगा वो शून्य प्राप्त होगा, गुब्बारा पानी की सतह पर तैरने लगेगा। यदि गुब्बारे में कोई भार होता तो वह थोड़ा अंदर जाता, जबकि उसमें कोई भार नहीं है, इसलिए वो पानी की सतह पर तैरता हुआ हमें दिखाई देगा। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि जो उसका घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है। इसीलिए जो मिट्टी का तेल है वो पानी की सतह से ऊपर तैरता है, कम घनत्व होने के कारण। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि जो उसका गुरुत्व केंद्र है अधिक द्रव्यमान है, वो जमीन में दबा हुआ है। इस कारण से जो पीसा की मीनार है वो गिर नहीं पाती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमें देखिए लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार और इनका समान ही आकार है व समान ही इनका द्रव्यमान है, तो जब इन्हें समान ऊंचाई से गिराते हैं पृथ्वी पर तो ये तीनों जो टुकड़े हैं लकड़ी, लोहे व मोम के, तो वे सभी साथ साथ पहुंचेंगे। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है यह किसने दिया। तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो जो रॉकेट का जो सिद्धांत है वो गति के जो द्वितीय नियम है उसके सिद्धांत पर यह कार्य करता है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो ये और इसे हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो रॉकेट की जो गति है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड का भार कहाँ पर सर्वाधिक होता है। तो किसी जो पिंड का भार है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है। तो दूध मथने पर अपकेंद्रीय बल के कारण क्रीम अलग हो जाती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि एक समान गति वाला पिंड है तो वो समान त्वरित हो जाता है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो जाता है, इसका यही आंसर है।
इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वॉशिंग मशीन या प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो जो वॉशिंग मशीन है यह भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हवाओं की जो ऊर्जा होती है, तो हवाओं की जो ऊर्जा होती है उसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, और जो दाब के अन्य मात्रक है वो भी अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होते हैं, लेकिन जो इसका एसआई मात्रक होता है इसे पास्कल लिया जाता है। दाब और जो एटीएम वायुमंडलीय दाब होता है उसको हम एटीएम में मापते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर में जो ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जो विद्युत बल्ब होता है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जो हीटर होते हैं वह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं। तो जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद जो मानव शरीर का भार है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। जो मानव शरीर का भार है वो ध्रुवों पर अधिक पाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है। तो जो लोलक की जो काल अवधि है वो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाली जानकारी को आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू, धन्यवाद। और आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चनों के साथ।